अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को मरियम नवाज ग्रुप की तरफ से मुज़ाहमत का सामना है और ये मुज़ाहमत खुलकर की जा रही है, मगर मरियम नवाज का दावा है कि मैं वही करती हूं जो मुझे मियां नवाज शरीफ कहते हैं। वो कहेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगी, वो कहेंगे तो मैं बात करूंगी, जहां वो जाने का कहते हैं वहां जाती हूं, जहां से मना करते हैं मना हो जाती हूं। हालिया दिनों में शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स से जो मुशावरत की बात की थी उसे भी मरियम नवाज के हम ख्याल रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया और पीपल्स पार्टी और ANP की दोबारा वापसी से मुतालिक भी वाज़ेह पोजीशन ले ली है और मौलाना फजल रहमान भी इस बयानिए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी, जिसकी हिमायत नून लीग के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद तो करती है, मगर आला क़यादत से उसे मुज़ाहमत का सामना है और वो समझते हैं कि अगर मुफाहमत भी की जाएगी तो इसका रास्ता मुज़ाहमत से निकलेगा। खुद मरियम नवाज ने भी मुफाहमत के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत होगी। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। इसके अलावा मुतालिका इदारों से बाहिमी मुशावरत के शहबाज शरीफ के बयान पर नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की इदारों या शख्सियात से बाहिमी मुशावरत की बात एक नॉन स्टार्टर है। वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब की सोच में और मरियम नवाज साहिबा की सोच में, शाहिद खान अब्बासी साहब की सोच में। हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, अब वाज़ेह फ़र्क है। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी माजी में जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं नेशनल इंटरेस्ट में नवाज शरीफ साहब के भी पाँव पकड़ के उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। मरियम नवाज साहिबा की लाइन बड़ी क्लियर है कि जी जब पावर टॉक्स टू पावर, अगर मुज़ाहमत होगी तो ही मुफाहमत हो सकती है। आपकी भी बात बड़ी क्लियर है कि जी नॉन स्टार्टर है जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो नून लीग तो अभी अपने ही बयानिए की जंग का शिकार है, कैसे आगे बढ़ेगी? जी शाहज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया। मैं किसी बात की वजाहत नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर्स जितना टेलीविज़न पर जाते हैं, शायद दुनिया में कहीं ही जाते हों। हर रोज़ कई प्रोग्राम होते हैं, बहुत से सवालात होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट हमेशा मुख्तलिफ होता है, तो उनसे कोट करना मुनासिब नहीं होता। बहरहाल आप और दीगर हज़रात भी ये सवाल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं। पार्टी में जब भी मुशावरत होती है वो उसका हिस्सा होते हैं, मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब भी हिस्सा होते हैं, हम सब उसका हिस्सा होते हैं, फिर एक फ़ैसला हो जाता है और ये पार्टी उसी के मुताबिक चलती है। ना यहाँ पर कोई शहबाज शरीफ ग्रुप है, ना यहाँ पर कोई मरियम नवाज ग्रुप है। ये बातें हम TV पर देखते हैं और बड़ी हैरानगी होती है। ये मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हमारी वो जमात है जिसमें हर बात करने की इजाज़त है, इख्तलाफ राय की इजाज़त है, लेकिन जब पार्टी फ़ैसला कर ले वो फ़ैसला सबका बन जाता है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है उस पर हम आज भी कायम है, इसके बाद भी रहेंगे। उसका मुज़ाहमत समझें, अगर रसूल पर खड़ा होना मुज़ाहमत है तो मुज़ाहमत जारी रहेगी। अगर आइन की बात करना मुज़ाहमत है तो मुज़ाहमत जारी रहेगी। अगर आइन की बात करना मुफाहमत है तो मुफाहमत भी रहेगी। ये भाई साहब, मगर इसमें एक मसला है, अगर आप मुझे अब सवाल मुकम्मल करने दें भाई साहब, मगर उसमें मसला ये है कि अगर सबकी सोच एक है, सही मुफाहमत निकलती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक मेरी आवाज़ आ रही है, अगर उसूलों पर खड़े होंगे वहीं से मुफाहमत निकलेगी, जिससे मुल्क के मसाइल हल होंगे। अब भाई साहब फिर ये बताइएगा कि फिर वजह क्या है कि फिर अगर सब चीज़ें एक ही है और कोई फ़र्क नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब को पाँव पड़ के मनाने की किस बात पर ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, ये उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, ये ख़ानदान के अंदर होता है, भाइयों के दरमियान ये बात होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मनाने की उनका ऐसी राय होगी जो वो समझते हैं कि मैं मियाँ साहब को कन्विंस करना चाहता हूँ इस बात पर, ये उनके दरमियान बात होगी, लेकिन उस बात पर भी मुशावरत होगी। ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए या शहबाज साहब के लिए या मरियम नवाज साहिबा के लिए कि हम मुस्लिम नून के बयानिए से अलहदा हो जाएं। इसलिए हम जो भी हों, सदर हों, नायब सदर हों, जो भी हमारा ओहदा हो, जो भी हमारी शख्सियत हो, हम जमात के ताबे हैं। ये बात हमें कबूल करना होगी। तो भाई साहब 2017 से लेके आज तक जो हुआ, जो आपकी ज़ाहिर पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है कि जी उसका भी एहतसाब होना चाहिए, उससे आगे बढ़कर अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो माजी में हो गया
आगे हमें देखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, कंडक्ट बेहतर हो जाए, उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो आप क्या उसके लिए भी तैयार हैं? सारी की सारी पार्टी के जो माजी में होना था हो गया, आगे बढ़ते हैं और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो पहला आदमी हूँ जो हमेशा ट्रुथ कमीशन की बात करता हूँ। इस मुल्क को ज़रूरत है ट्रुथ कमीशन की कि हकायक पता चले इस मुल्क में हुआ क्या है। आप यकीन करें, मैं भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा रहा हूँ, मैंने भी तारीख बड़ी करीब से देखी है। हकायक वो नहीं है जो बयान किए जाते हैं, इसलिए और ना ही हम माजी में रहना चाहते हैं। किसी को अंदर करना, किसी को बाहर करना, ये इमरान खान साहब का काम है। और 3 साल में आज तक हमारी हुकूमत पर हमें फ़ख्र है कि एक पैसे का इल्ज़ाम नहीं लग सका। तो ये बातें, माजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तकबिल को देखना है, लेकिन माजी से सबक हासिल करके अगर माजी में ख़राबियाँ हुई हैं, अगर माजी में मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं कर सके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकबिल में भी निज़ाम आइन से बाला होना चाहिए। मगर भाई साहब, आज इस सब हर शख्स को इस बात का एहसास है कि मुल्क के मसाइल आइन को तोड़ने के अंदर हैं। मगर भाई साहब, आप लोग एक कैंपेन करके निकले थे जिसका होना था कि जी जलसे करेंगे, फिर डेडलाइन आपने हुकूमत को दी, जलसों के बाद आपका प्लान था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे। अब आप रिवर्स गियर में चले गए हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर हो गई और आप लोग दोबारा जलसे की तरफ चले गए हैं। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों को लेकर ऑपोजिशन करूंगा और हुकूमत को टफ टाइम दूंगा। तो आप लोग तो रिवर्स गियर में चले गए, दोबारा जलसों की तरफ चले गए। जलसों से पहले क्या कर लिया था जो आप कर लेंगे, यानी पार्लियामेंट के अंदर ही हुकूमत की ऑपोजिशन करेंगे आप लोग और हुकूमत चलती रहेगी। जी, हर फोरम वो इस्तेमाल करना है जहाँ से हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर सकें, उनका हल तलाश कर सकें, उनको उम्मीद दे सकें। ये अपोजिशन का काम होता है। वरना मैंने हमेशा कहा है कि कोई यहाँ पर ऐसी तलवार नहीं है जो मैं चलानी शुरू कर दूंगा और हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत तो गिरी हुई है, हुकूमत इस मुल्क का नुकसान कर रही है, हर लम्हा मुल्क पर भारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई सौदा करके इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएं। ये इससे मज़ीद ख़राबी पैदा होगी। तो आज पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन जो है, इसकी लीडर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में, वो अपना रोल अदा करेंगे। जो पीडीएम है जिसमें अब पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल नहीं है, वो अपना रास्ता बनाएगी। पीडीएम भाई साहब, वजीर आजम कह रहे हैं कि 2 साल आइन का बयानी है, उस पर चलते रहेंगे। मगर वजीर आजम कह रहे हैं 2 साल जैसे हालात थे, अगर ये वाकई इनका जाती इंटरेस्ट ना होता और ये हमारी हुकूमत गिराना चाहते तो गिरा चुके होते। तो वजीर आजम मान रहे हैं हमारी कारकर्दगी ऐसी थी कि इनकी नियत होती गिराने की तो गिरा देते, आपने गिराया नहीं। वो कह रहे अब तो हमारी कारकर्दगी बेहतर है, अब पीडीएम कोई मसला नहीं है, ऑपोजिशन कोई मसला नहीं है अब। जी, कारकर्दगी की बुनियाद पे बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं गिरी, वो इलेक्शन में पता चलता है, लेकिन इलेक्शन भी चोरी हो जाते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क में जब तक मामला आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आप इस मुल्क में अदम एतमाद इस्टेब्लिशमेंट बगैर नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है, वरना हर जमहूरी आइनी मुल्क के अंदर एक रास्ता दिया जाता है कि किस तरह हुकूमत को हटाया जाए। हमारे मुल्क में वो रास्ता मुयस्सर नहीं है बगैर डील के। तो हम डीलें नहीं करना चाहते, हम उससे अलहदा रहना चाहते हैं। जो इस हुकूमत ने कामयाबियाँ हासिल की हैं वो उनको मुबारक हों। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या आज मुल्क 2018 से बेहतर है या नहीं है? हर पैमाने पर हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। ये बात ना वज़ीर-ए-आज़म को समझ आती है, ना उनके मशीरों और वज़ीरों की फ़ौज को समझ आती है, जो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब आप खुद दे दें कि 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी और आज क्या है, वहीं से आपको सारे चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, इख्तिलाफ राय है या हकीकी तौर पर इख्तिलाफ है इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की सोच में या ग्रुप में और शहबाज शरीफ साहब में, और ये माजी की तरह शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते थे वही है या उससे आगे है मामला? मेरा ख्याल है गुड कॉप बैड कॉप वाला है। हम मुशर्रफ दौर में भी देखते रहे हैं कि इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो इख्तिलाफ राय करते थे, कहते थे कि जी एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और ये उनकी एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है। और नवाज शरीफ साहब हमेशा से ये कहते हैं कि नहीं, टफ जो पोजीशन है वो लेनी चाहिए, जो एग्रेशन है उसी से जाके कहीं रिकन्सिलिएशन होगी। तो ये दोनों का शुरू से मौक़िफ़ चला आ रहा है और अल्टीमेटली, लेकिन इनकी अच्छी बात दोनों भाइयों की ये है कि आपस में
जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब अग्रेशन की ज़रूरत होती है तो बड़े भाई की बात मान ली जाती है, और जब रिकन्सिलिएशन आप 2013 के इलेक्शन से पहले करना होता है तो फिर शहबाज शरीफ की बातें मानी जाने लगती हैं। और फिर जिस तरह से वो कहते हैं कि फौज के साथ मिल के जो है वो चला जाए, वो चला जाता है। तो ये दोनों तरीके जो हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप वाला तरीका करते हैं। लेकिन बहरहाल जब आप इन दो तरीकों पे चल रहे होते हैं तो फिर इससे इख्तलाफ राय भी होता है, इसमें दोनों के हामी भी होते हैं। अब मरियम जो है वो बड़ी स्ट्रांग जो है वो जारहाना सियासत या मफामाना सियासत की का सिंबल बन गई हैं, करिज्मेटिक भी हैं, उनकी वजह से उनको सपोर्ट भी मिली है, उन्होंने जेल भी काटी है। तो जाहिर है वो तो अब दूसरी राय सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन PMLN इतनी काया पार्टी है, पुरानी पार्टी है कि ये जब भी मौका आएगा, अभी तो कोई मौका नहीं है, जब मौका आएगा तो सबसे पहले मामलात तय करने में भी यही सबसे आगे होंगे। और सब मगर उसमें शहबाज शरीफ साहब को अपनी ऊपर ये कॉन्फिडेंस देना कि हाँ जी मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ उन वादों पर जो मैं कर रहा हूँ, वो कर पाएंगे? क्योंकि एक 2017-18 से एक क्राइसिस रहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्या उन वादों को डिलीवर कर सकते हैं जिनका वो कर रहे हैं, चाहे वो मुफाहमत के हों या आगे बढ़ने के हों? आपके ख्याल में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब आगे? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने देखे नवाज शरीफ को यहाँ से बाहर भेजकर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर उठाया था और बहुत बड़ा स्टेप लिया था, और इसे मेरा ख्याल है कि उनकी कामयाबी समझना चाहिए कि भाई को जेल से निकाल कर वो लंदन जैसी महफूज जगह पर उन्होंने पहुंचा दिया है। और मेरा ख्याल है कि वही नून में वाहिद हैं जो ये सलाहियत रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डील कर सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें, या उन्हें इस बात पर आमादा कर सकें कि इमरान खान का अगर कोई मुतबादल है तो वो नून है, और नून में भी शहबाज शरीफ है। अच्छा, और आगे से ज़ाहिर है जो डिलीवरी होगी उसके लिए भी कन्विंस कर पाएंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा? मियां नवाज शरीफ की भी मैं गारंटी देता हूँ और ये गारंटियाँ आगे मान भी ली जाएंगी? मेरा ख्याल है यहीं पर मसला है, क्योंकि शुरू से ही शहबाज शरीफ से ये कहा जाता है कि आप नवाज शरीफ की गारंटी दें, और नवाज शरीफ किस तरह आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ इस बारे में कोई ना गारंटी दे सकते हैं, ना उन्हें यकीन है कि वो जो गारंटी देंगे वो पूरी होगी। तो यहीं पर कंफ्यूजन है, इसी वजह से कोई डील नहीं हो रही, इसी वजह से हुकूमत का कोई मुतबादल नहीं मिल रहा, इसी वजह से ये सिस्टम जो है इसको लंबी छुट्टी मिली हुई है, लंबी डील मिली हुई है। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़े साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा। जहांगीर तरीन साहब आज बोले हैं और मीडिया के सामने बातें खोलकर रखने की बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन ग्रुप अपनी ही हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। जहांगीर तरीन का कहना है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए, हमारे साथ सियासत ना की जाए बल्कि इंसाफ दिया जाए। हमें कुछ ऐसी बातें मालूम हैं जो अभी मीडिया को नहीं बता सकते। आज लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। आज मई का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल कर रख दूँगा। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज लाहौर की सेशन अदालत में जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई और अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FI अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी करते हुए समाअत भी 11 जून तक मुलतवी कर दी। और दूसरी जानिब द न्यूज़ में जाहिद गिशकोरी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर मिल मालिकान के खिलाफ FIA को फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत कर दी है। तफ्तीशकारों का दावा है कि उन्हें तरीन, शरीफ और मखदूम ग्रुपों के मिल मालिकान के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं। ताज़ा तहकीकात के नतीजे में इम्कान है कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में चंद शुगर मिल्स मालिकान को हिरासत में ले ले। आज सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी कमीशन रिपोर्ट को तमाम अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन किसी भी फोरम पर रिपोर्ट में कुछ खिलाफ ज़ाब्ता नहीं मिला
और आज जहांगीर तरीन से जब सवाल हुआ कि क्या उनकी किसी आला हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात हुई है या नहीं, तो उन्होंने ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद की और कहा कि वो सेनेटर अली ज़फ़र की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि इस बात की तइद या तस्दीक कर दें कि क्या इस्लामाबाद में आपकी किसी आला सरकारी अहदेदार से मुलाकात हुई और इमरान खान और आपके दरमियान जो ग्रंटर हैं वो मुतहरिक हुए हैं? मेरी किसी हुकूमत के आला अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है और मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मबनी है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना केस लड़ रहे हैं अदालत में और हम अली ज़फ़र साहब के साथ जो है इंतज़ार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट का। किसी भी मुलाकात की कोई भी बीच बचाव करने के हवाले से तरदीद कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। क्या सूरत हाल है? पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर जहांगीर तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी हमारे साथ मौजूद। नवानी साहब बहुत शुक्रिया। नवानी साहब, इस वक्त नजर आ रहा है कि बेचैन हो रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। वज़ीर आज़म की जब मुलाकात हुई थी आपके ग्रुप से या फिर बाद में चीफ मिनिस्टर की, ये थोड़ी कहा गया था कि आप लोगों को फौरी तौर पर क्लीन चिट दे दी जाएगी। जब वज़ीर आज़म ने कहा नहीं था तो ये बेसब्री किस बात की है? नहीं, मैं उन्होंने कभी भी क्लीन चिट की बात ही नहीं की थी, ना उन्होंने कोई गैर मतलब कोई नाजायज़ कोई इमदाद या इलीगल को सपोर्ट की उन्होंने की थी। हम तो इस बात पे खुश थे कि एक क्रेडिबल बंदा अली ज़फ़र साहब है, उसको उन्होंने इंक्वायरी दे दी है, वो इंक्वायरी करेंगे, खान साहब उस इंक्वायरी से मुतमईन होंगे, हमारे ख़िलाफ़ आएगी तो वो आगे FIA वालों कहेंगे भी इनके मामला ठीक है, इनको आगे चलाओ और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाओ इन मामलात को। अगर वो हमारे हक़ में आई तो वो फिर अखलाकी तौर पे बाउंड होंगे कि भाई ये जो मैंने इंक्वायरी कराई उसकी रिपोर्ट ये है। वो लिंगर ऑन होने की वजह से फिर थोड़े ख़दशात तो खान साहब पैदा होते हैं कि जो ख़ुद कमिटमेंट की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इनको हम इंक्वायरी करते हैं। उन्होंने इंक्वायरी की भी सी, शुरू भी की, तो उस रिपोर्ट के ना आने पे थोड़े से ख़दशात पैदा हो रहे हैं। ऐसा मगर अली ज़फ़र साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने भी रिपोर्ट लिखी नहीं है। जब उन्होंने लिखी नहीं है तो मंजर आम पर कैसे आएगी? आप लोगों का खदशा है जिसका तासुर दे रहे हैं कि जी रिपोर्ट बन गई थी, मस्बत थी, मगर उसको रोका जा रहा है। मैं ये बात कहने से तो कासिर हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट कोई सबमिट की या नहीं की। हमारी ये गुजारिश थी कि जो भी उनका वर्शन है वो इन राइटिंग आए, वो पब्लिक भी करें और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दें, और वो जो भी उनकी रिपोर्ट जैसी भी हो वो उस पर अमल दरामद अगर खुशकिस्मती से हमारे हक़ में हो तो फिर हमें उसकी जो वर्डिक्ट है उसके मुताबिक हमें उसका इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी तो ये है, तो मतलब थोड़े जब भी कोई मामलात लिंगर ऑन होते हैं तो ख़दशात खान साहब पैदा होते हैं और पैदा होना ख़दशात का जेन्युइन होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो शायद वही लॉबी इसको रोकने की कोशिश ना कर रही हो। साहब, आप लॉबी की तरफ इशारा कर देते हैं और उसमें आमतौर पर ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारा करते हैं। अली ज़फ़र साहब को टास्क दिया है वज़ीर आज़म ने, शहजाद अकबर को रोकना होगा, रोक देंगे वज़ीर आज़म। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट फौरी तौर पर उनको चाहिए होगी, कह देंगे अली ज़फ़र साहब को कॉल करके कि मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर आज़म को कौन रोक सकता है? कौन सी लॉबी रोक सकती है? हमें यकीन है प्राइम मिनिस्टर पे कि वो जो उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू कराई है वो उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। मुझे उनकी जो आदत है या उनकी कमिटमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। मुझे उनके ऊपर यकीन है कि वो इसको पूरा कराएंगे। तो शायद जहांगीर तरीन साहब की इन्फॉर्मेशन मेरे से कोई बेहतर हो तो इसीलिए उन्होंने कोई खदशात का इजहार किया हो। मतलब अगर आपको यकीन है तो कि जहांगीर तरीन साहब को यकीन नहीं है कि वज़ीर आज़म इसको ट्रांसपेरेंट अंदाज में मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जो वो खदशात का इजहार कर रहे हैं? मैंने खान साहब कहा ना कि उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे से तो ज़रूर बेहतर हो। जो उन्होंने आज डेट के बाद कोई बात वो उन्होंने खदशात का इजहार किया है तो वो एक जेन्युइन भी है। शायद इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो वो इसलिए भी कर रहे होंगे कि जनाब जो आपने एक प्रोसेस शुरू कराया था उसको कंप्लीट करवा दें
ताकि हमारी उस पर जो भी उसकी रिपोर्ट आए हम उस पर खुश हों या वो हमारे ख़िलाफ़ हो या हक में हो, फिर हमें और कोई अपना तरीक़ाकार जो है अपने केसेस का उनको ठीक करने या उनके फेस करने का फिर पूरा बंदा एक आदमी एक बनाता है, प्रोग्राम बनाता है ना जी। तो वो शायद यही चाहते होंगे कि भाई ये मामला जो भी इसका मंतकी नतीजा है वो सामने आए ताकि फिर उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भट्टवानी साहब की उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत के लिए एक मस्बत खबर पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मईशत में अच्छी खबरों के साथ स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। पहले सीमेंट, स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल और दीगर सेक्टर्स के अच्छे नताइज ने मार्केट में इजाफा किया और कोरोना के खदशात के बाद तीसरी लहर में मार्केट संभली रही, मगर खदशात अपनी जगह पर रहे। मगर अब कोरोना की तीसरी लहर में मस्बत केसेस की शरह में तेजी से कमी और इस साल 3.94% से तरक्की के टारगेट ने स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान पैदा किया है। आज मार्केट में 770 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और 100 इंडेक्स 48,000 की सतह के करीब आ गया है। सिर्फ मई के महीने में मार्केट में 8.2% का इजाफा देखा गया है। मईशत के आने वाले दिनों में बेहतर तवक्कात, तरसीलात ज़र की वजह से करंट अकाउंट खसारे का दरामदाद में इजाफे के बावजूद कंट्रोल में रहना और स्टेट बैंक का अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बयान में बार बार शरह सूद के हवाले से फॉरवर्ड गाइडेंस देकर गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म करना इसकी वजह बन रहा है। क्या मजीद वजूहात हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल नजर आती है? हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार और स्टॉक ब्रोकर आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मार्केट में रिजल्ट्स अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर के और नजर आ रहा था कि लो मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है, 7 से भी नीचे, उसके बावजूद एक्टिविटी नहीं थी। अब फाइनली बड़ी तेजी से मार्केट बढ़ रही है। क्या ये कॉन्फिडेंस आया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निमट लिया गया है और माशी तरक्की भी जरा बेहतर नजर आती है आने वाले दिनों में, या और भी वजूहात? आई थिंक एक तो जो ये ग्रोथ के नंबर है उसने बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया और साथ ही साथ जो है वो नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी जो है वो अच्छे नजर आने लगे, क्योंकि जो एक्टिविटी बढ़ी है इस वक्त हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फिर उसके बाद सर्विसेज और ज़ाहिर है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उससे भी सर्विसेज में भी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो गए। एग्रीकल्चर पे भी जो है वो अच्छे नंबर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये 20 साल जो है माली साल 22 जो है उसमें और ज़्यादा इसमें नंबर्स में बेहतरी के चांसेस लग रहे हैं। फिर ये कि जो प्रॉफिटेबिलिटी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में रही है कंपनीज की, मुझे लग रहा है कि उसमें से कई एक सेक्टर्स में जो है वो ये सस्टेन करेगी। तो उस लिहाज से जो है वो, और फिर वैल्यूएशन जैसा कि आपने कहा कि लो है और उस लो वैल्यूएशन की बेसिस पर लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और आप ये देख रहे हैं कि सडनली टर्नओवर भी मार्केट का जो है वो बढ़ गया है, जो बहुत ही ज्यादा आई थिंक जो है वैल्यूएशन को रीरेट करने में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब ज़ाहिर ज़्यादा टर्नओवर और लिक्विडिटी अच्छी बात है, मगर हमने पेनी स्टॉक्स में ट्रेड देखी, 2-2, 3-3 रुपए के स्टॉक थे और जितना उनका फ्री फ्लोट है वो 2 दिन में पूरा का पूरा ट्रेड हो गया, 1 दिन में 2/3 ट्रेड हो गया। तो जो इन्वेस्टर एंटर हो उसे मार्केट में देखने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल्स क्या हैं, लेवरेज पोजीशन क्या है, जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें सट्टा तो नहीं है, ताकि उससे महफूज रह सकें माजी के बरक्स। ये आई थिंक वो डेफिनेटली ये पेनी स्टॉक्स में जो एक्टिविटी होती है और उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उसमें ये एक रिस्क होता है। बट जाहिर है आपको जैसा कि पता है कि कुछ मार्केट में ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट फ्लक्चुएशन को प्ले करना चाहते हैं, तो और उसमें एक उनकी एक खासी तादाद होती है, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और वो मार्केट की मूवमेंट को के साथ जो है वो रहना चाहते हैं। लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसमें जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई नेटवर्थ हैं, फंड्स हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, बैंक्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है वो डिविडेंड यील्ड में भी होता है और वो ये देखते हैं कि साउंड शेयर्स हों। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में जब ये इस किस्म की एक्टिविटी के बाद फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो वो फिर कैचअप करते हैं। सब और आपका क्योंकि ज़ाहिर है स्टॉक के अलावा ताल्लुक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, स्टील इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से, आपको ओवरऑल एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है कि जो लो था, आप लोगों को भी कंसर्न था कि जी अनसर्टेन सिचुएशन बहुत है, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात थे, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, वो अब खत्म हो गई, एक डायरेक्शन हुकूमत को ने कम अज कम पकड़ी है और मईशत ने।
जी ऐसा नज़र आता है। आई थिंक मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो सीमेंट में अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है पिछले साल से बेहतर होगा। फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छा है, गवर्नमेंट की जो है प्रायोरिटी है। फिर गवर्नमेंट जो है PSDP के बजट को भी जो है वो बढ़ा रही है, तो उससे भी मजीद स्पेंडिंग बढ़ेगी और एक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। तो मुख्तलिफ रियल इस्टेट जो है वो इज़ डूइंग वेरी वेल। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यूं तो चीज़ें ठीक नज़र आती हैं, बस एक कैवियट है कि ये पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी एक बड़ा अहम फैक्टर होगा। अगर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान जो है वो के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम अगर ना आया तो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा बार बार ये दावा कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो पिछली हुकूमतों का कर्ज वापस किया है, कर्ज में इजाफा नहीं किया है। मगर गुज़िश्ता जुमे के दिन खुद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सेनेट में अपने तहरीरी जवाब में जुलाई 2018 से दिसंबर 2020 तक कर्ज में इजाफे के अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, जिसके मुताबिक इन 2.5 सालों में पाकिस्तान के कर्ज में 12,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना के तहरीरी जवाब के मुताबिक जून 2018 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 16,400 अरब रुपए था, जबकि बैरूनी कर्जा 8,500 अरब रुपए था। यानी टोटल कर्जा और बैरूनी कर्जा मिलाकर, टोटल अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिलाकर तकरीबन 25,000 अरब रुपए था। फिर वज़ीर ख़जाना ही के जवाब के मुताबिक 1 साल बाद जून 2019 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 16,400 अरब रुपए से बढ़कर 20,700 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी सिर्फ 1 साल में सिर्फ अंदरूनी कर्जे में 4,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा 8,500 अरब रुपए से बढ़कर 1 साल में 12,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। और टोटल कर्जा सिर्फ 1 साल में खुद शौकत तरीन की तरफ से जुम्मे को सेनेट में जमा कराए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 32,700 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। फिर इसके भी 1 साल बाद जून 2020 में अंदरूनी कर्जा 20,700 अरब रुपए से भी बढ़कर 23,300 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी इसमें मजीद 2,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा इसी अरसे में 12,000 अरब रुपए से बढ़कर 13,100 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। और टोटल कर्जा 2 साल में जुलाई 2018 की 25,000 अरब रुपए की सतह से बढ़कर 36,400 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी 2 साल में टोटल कर्जे में 11,400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था। और फिर उसके 6 माह बाद दिसंबर 2020 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा मजीद 1,000 अरब रुपए बढ़कर 24,300 अरब रुपए तक पहुंच चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा 13,100 अरब रुपए की सतह पर था। और टोटल कर्जा 37,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। यानी 12,500 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ 2.5 साल में हो चुका था। ये अदाद-ओ-शुमार खुद वज़ीर ख़जाना ने सेनेट में अपने तहरीरी जवाब में जमा कराए हैं। दूसरा इल्ज़ाम वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया जाता है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हमें कर्ज़ों पर सूद बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, मगर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इसकी वजह भी बताई। वज़ीर ख़जाना बनने से चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वजह बताई, और फिर अब से 2 दिन पहले शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में वही वजह दोहराई कि कैसे इस हुकूमत ने 13.5% पर शरह सूद ले जाकर गलती की और सूद की अदायगी बढ़ा दी। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज़्यादा फंसे हैं जो 2.5 साल 3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है? आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1,600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हाँ हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उस पर फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1,500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3,000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था, और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी।
साथ ही शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस साल के 10 माह में हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 35% ज़्यादा बैरूनी कर्जे लिए हैं, जो कि 10 अरब डॉलर्स हैं, और इसमें से 88% बजट सपोर्ट और ज़र मुबादला ज़खायर के लिए हैं, और इससे पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में इजाफा हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने 9 माह में 7.5 अरब डॉलर्स के कर्जे वापस किए, जिसका मतलब है कि टोटल कर्जों में 4.5 अरब डॉलर्स का इस साल इजाफा ही हुआ है, क्योंकि 10 माह में अगर चीन की ट्रेड फैसिलिटी और IMF का कर्ज शामिल करें तो हुकूमत ने टोटल 12 अरब डॉलर्स नया कर्ज लिया है। खबर के मुताबिक जून 2018 में हुआ पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 95.2 अरब डॉलर्स था, जो इस साल मार्च में बढ़कर 116.3 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। यानी सिर्फ बैरूनी कर्जे में तकरीबन 21 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। और जाहिर है कि अगर हुकूमत ने सिर्फ कर्ज उतारा होता तो 21 अरब डॉलर्स का सिर्फ बैरूनी कर्ज में इजाफा ना होता, 8,000 अरब रुपए का सिर्फ अंदरूनी कर्जे में इजाफा ना होता, और 12,500 अरब रुपए का मुल्क के टोटल कर्जे में इजाफा ना होता। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि केस की आखिरी समाअत फरवरी में हुई थी। जल्द समाअत के लिए कई बार दरख्वास्तें भी दी, नोटिस के बावजूद हुकूमत ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि इस केस में हमारा जवाब देना बनता ही नहीं है। हामिद खान ने मजीद कहा कि फरवरी के बाद 4 माह गुजर गए, केस में गैर मामूली ताखीर की गई, मेरे मौक्किल 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आप आर्टिकल 211 के स्कोप पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। आप एक केस में पार्टी थे जो महीनों चला। आप बेहतर जानते हैं कि कौन से केस की वजह से इस केस में ताखीर हुई। 26 अप्रैल को खत्म होने वाले मुकदमे का फैसला भी लिख रहे हैं। लार्जर बेंच की तश्कील से दूसरे मुकदमात मुतासिर होते हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि पहला मरहला दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का है, इस रुकावट के उबूर होने पर जवाब जमा कराएंगे। समाअत के दौरान साबिक जज के वकील ने मौका अख्तियार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ एक तरफा इंक्वायरी की गई, ना उनका मौक़िफ़ सुना गया और ना ही गवाह पेश करने का मौका दिया गया। जस्टिस रियाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि साबिक जज ने एक जगह तकरीर के दौरान जो बातें की उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हकीकत जो भी हो, क्या एक जज को पब्लिक फोरम पर ऐसी तकरीर ज़ेब देती है? एक हाजिर सर्विस जज ने तकरीर में चीफ जस्टिस और इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने हामिद खान से कहा कि इस तकरीर को पढ़ लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि किस बात पर रेफरेंस दायर हुआ। इस दौरान साबिक जज के वकील ने अदालत को बताया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ चौथा रेफरेंस था। साबिक जज के खिलाफ आगे पीछे रेफरेंसेस दायर किए गए, एक रेफरेंस 2015, दूसरा 2017 और ये मौजूदा रेफरेंस 2018 में दायर किया गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि पहले 3 रेफरेंसेस खारिज हो गए थे, मगर मौजूदा रेफरेंस में हकाइक तस्लीम शुदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच अब इस केस की मज़ीद समाअत 2 जून को करेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।